हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। और अपनी एक क्लास है लिटिल पैकेज बिग सरप्राइजेज वाली, जिसको प्यार से हम बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस क्लास में एक छोटा सा आर्टिकल हम पढ़ेंगे, मुश्किल से, जिसमें 8 से 10 सेंटेंसेस होंगे। लेकिन आर्टिकल पढ़ने में मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत रिच होगी। तो आपको एक भरपूर मेंटल एक्सरसाइज मिलेगी। 10 मिनट में आप आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। और फिर इस छोटे से आर्टिकल के ऊपर बेस्ड बहुत सारे वोकैब के, कॉम्प्रिहेंशन के और ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। और इसी क्लास में इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो छोटी सी एक क्लास रखेंगे, अंडर 30 मिनट्स। 10 मिनट में आर्टिकल पढ़ना है और 10, 12, 15 मिनट में सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वोकैब का, जो है आपके एग्जाम का, उस पार्ट को आप बड़ा बखूबी यहां से ट्रेन कर सकते हैं। शुरू करें क्लास को। होपफुली क्लास आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले बच्चे आइए कुछ नया सीखते हैं। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। 350 रुपये के अफोर्डेबल प्राइस में 700 एग्जाम के मॉक टेस्ट, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इस पास में मिल जाएंगे। सारे एग्जाम्स आपके इसमें कवर्ड होंगे। इस पास को आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में प्रो वर्जन में 483 में बाय कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेल। प्रो वर्जन के अंदर आपको वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिलेगी और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, जिनको आप मॉक की फॉर्म में लगा पाएंगे। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं। जो भी आपको प्राइस दिखाए टेक्स्ट बुक के पास का, आपको उसके ऊपर कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज़। इसी तरीके से प्रो वर्जन जो है आने के बाद आपका प्राइस घट के हो जाएगा 483। जिनको ज़रूरत है पास की, आप सेल का फायदा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। राइट, थॉरली रिव्यू द प्रोवाइडेड आर्टिकल एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइसेस एज रिस्पॉन्सेज टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थॉरली रिव्यू करें दिए गए आर्टिकल को और सिलेक्ट करें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट चॉइसेस को, सबसे ज़्यादा सही विकल्पों को अपने जवाब के तौर पे, रिस्पॉन्स के तौर पे दिए गए क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस ठीक इस आर्टिकल के नीचे हैं, मैंने उनको अलग से ले लिया है, अलग से ले लिया है। इन क्वेश्चंस को अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, कह रहे जी, एस क्विनक्विनियल इलेक्टोरल साइकिल draws to a close by mid 2024, the government of India will pivot its focus towards novel policy imperatives। कह रहे जैसे ही ये क्विनक्विनियल इलेक्टोरल साइकिल जो है ड्रॉ टू ए क्लोज होता है। क्या मतलब हुआ भाई? क्विनक्विनियल अजीब सा वर्ड है ना ये। देखिए, क्विन कुआ का मतलब होता है अंग्रेजी में 5, पेंटा भी बोलते हैं इसको और क्विन कुआ भी बोलते हैं, ठीक है। और क्विनक्विनियल का मतलब है 5 साल चलने वाली चीज या 5 साल में एक बार होने वाली चीज। इनियल का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा समझ लो, है ना। बाई इनियल मतलब 2 साल में एक होने वाली चीज। ट्राई इनियल मतलब जो चीज 3 साल में एक बार हो। क्वाड्राइनियल मतलब जो चीज 4 साल में एक बार हो। क्विनक्वाइनियल मतलब जो चीज 5 साल में एक बार हो। कह रहा है जैसे ही 5 साल में एक बार होने वाला क्विनक्विनियल इलेक्टोरल साइकिल जो है, इलेक्शन का साइकिल जो है, वो जैसे ही खत्म होता है, ड्रॉ टू ए क्लोज होता है, अपने नज़दीक के क्लोज के अंत के नज़दीक आता है। और कब? मिड 2024 में, 2024 के बीचों बीच, मई जून के आसपास। वैसे ही सरकार जो है भारत की, वो पिवट कर देगी, मोड़ देगी अपने फोकस को। और किसकी तरफ? टुवर्ड्स लगा के बता रहा है, नोवल पॉलिसी इंपेरेटिव्स की तरफ। पॉलिसी यानी कानून, इंपेरेटिव यानी जरूरी चीज, नेसेसिटी, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और नोवल का मतलब है नया। तो सरकार पिवट करेगी, मोड़ देगी, घुमा देगी, टर्न कर देगी अपने ध्यान या फोकस को ऐसी पॉलिसी इंपेरेटिव्स की तरफ, कानून की ऐसी ज़रूरतों की तरफ जो नई नई हैं, नोवल हैं और अभी अभी पैदा हुई हैं। अब वो नई नई ज़रूरतें कहाँ से पैदा हुई हैं? कानून में। कोमा लगा के बता रहा है, विद चाइना लूमिंग प्रोमिनेंटली ऑन इट्स एजेंडा। कह रहे साथ ही ये काम होगा विद चाइना के लूम करने के या मंडराने के, लटकने के, बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत जोरों से, बहुत प्राइमरली, बहुत मेजरली सरकार के एजेंडा पे, सरकार के पूरे प्लान पे। तो इलेक्शन जो है, कहने का मतलब है आने वाले हैं, इलेक्शन फिर से हो जाएगा। और जो भी सरकार इस बार आएगी इलेक्शन के बाद, उसका सारा फोकस होगा नए कानूनों को बनाने का, पॉलिसी को नए सिरे से चेंज करने का, फ्रेम करने का। पॉलिसी में जो जरूरी चीज़ें हैं, नई नई जरूरी चीज़ें हैं, उनको ध्यान देने का।
और ये सरकार तब करेगी जब उसका पूरा फोकस होगा या उसके फोकस के ऊपर मंडरा रहा होगा चाइना, लूम कर रहा होगा चाइना। तो चाइना को देख करके हम नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमें, कैसे चाइना से डील करें। समझ गए सेंटेंस? पढ़ने में थोड़ा चैलेंजिंग था, पर ठीक है, सीखना है ना अपने को तो। चलिए, इलेक्टोरल साइकिल ये सब्जेक्ट है आपका। ड्रॉज टू ए क्लोज इसकी वर्ब है। ड्रॉ टू ए क्लोज करना यानी अंत के नजदीक आना। इलेक्टोरल साइकिल यानी 5 साल का ये साइकिल जिसमें इलेक्शन होता है, सरकार आती है, फिर काम करती है और फिर से इलेक्शन होता है। क्विन क्विनियल मतलब 5 ईयर्स, 5 साल चलने वाली कोई चीज़ को बोलते हैं क्विन क्विनियल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ब है विल पिवट। पिवट का मतलब होता है झुक जाना, टर्न कर लेना, शिफ्ट कर लेना, किसी दिशा में मुड़ जाना। इंपेरेटिव मैंने आपको बताया जरूरी चीज़ों को बोला जाता है। लूम करना यानी मंडराना। सर के ऊपर जब कोई चीज़ मंडराती है ना आपके, होवर करती है, उसको बोलते हैं लूम करना। तो चाइना हमेशा सरकार के सर में टेंशन बन के मंडराता ही रहता है, इसका कहने का मतलब ये। चलिए अब इस वर्ड को देखते हैं, क्विन क्विनियल को। अभी मैंने आपको बताया क्विन कुआ से बनता है 5, इनियल का मतलब है ईयर, तो 5 साल चलने वाली चीज़ होगी क्विन क्विनियल। वैसे ही बाई का मतलब होता है 2, बाइनियल मतलब लास्टिंग 2 ईयर्स, ऐसी चीज़ 2 साल चले, या वंस एवरी 2 ईयर्स, वंस एवरी 2 ईयर्स। अगर आप 2 साल में एक बार हॉलीडे पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपके बाई इनियल हॉलीडे होते हैं, लास्टिंग 2 ईयर्स या वंस एवरी 2 ईयर्स। लेकिन ध्यान ये देना है, अगर मैं इनियल की जगह एनुअल लगा दूं तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा इस वर्ड का। बाय एनुअल का मतलब होगा ट्वाइस अ ईयर या लास्टिंग हाफ अ ईयर। समझ पाए इस बात को? बाई इनियल हॉलीडे का मतलब है 2 साल में एक बार हॉलीडे। बाय एनुअल हॉलीडे का मतलब है साल में 2 बार हॉलीडे, यानी 2 साल में 4 बार। तो ये इनियल और एनुअल का चक्कर आपको समझना है। क्विन क्विनियल का मतलब है 5 साल में एक बार, और क्विन क्वा एनुअल का मतलब है 5 टाइम्स अ ईयर, साल में 5 बार। ठीक है ना? तो ये मैंने आपसे आज के क्विज में भी पूछा है, इनियल एनुअल का डिफरेंस आपको जानना है। आगे वाले वर्ड्स तो सारे सेम ही रहेंगे, बाई लगा लो, ट्राई लगा लो, क्वाड्रा लगा लो, है ना? चलो, अब दूसरा जो रूट है वो आपको पकड़ना है क्विन कुआ। क्विन कुआ मतलब 5। अगर मैं क्विन कुआ के साथ में जेनेरियन जोड़ दूं, जेनेरियन का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड। तो क्विन कुआ एनियल, इन दोनों को वर्ड्स को मैं जोड़ रहा हूं और इसमें से ए को निकाल दूंगा ना, ए को रहने दो आप, चलो क्विन कुआ जेनेरियन सब पूरा वर्ड बन जाएगा। तो इस वर्ड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो 50 से 59 साल के बीच में है, यानी 5 दशक की उम्र पूरी कर चुका है। अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 50 टू 59 ईयर्स। समझ पाए इस बात को? क्वीन क्वाजेनेरियन मतलब 50 से 59 60 के बीच का आदमी। फिर इसके आगे हेक्साजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन, सेप्चुआजेनेरियन, है ना, 70 से 79, 80 से 89, इस तरीके से हर आपके उम्र के दशक के लिए एक वर्ड अंग्रेजी में 1 वर्ड बना हुआ है। चलिए, फिर एक और वर्ड बनता है इसके लिए, क्विंट इसेंशियल। क्विंट इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब है जरूरी, क्विंट का मतलब है 5। देखो, पुराने टाइम में 5 चीज़ों को सबसे ज़रूरी बताया जाता था जिससे पूरा वर्ड बना हुआ है। पहली चीज़ है फायर, फायर, दूसरी है अर्थ, तीसरी है वाटर, और चौथी है एयर। और पांचवी जो चीज़ है उसको माना जाता था कि वो हैंड ऑफ द गॉड है, हैंड ऑफ द गॉड है या नेचर है। तो फायर, अर्थ, जो है वाटर एंड एयर, और पांचवी चीज़ है हैंड ऑफ द गॉड यानी नेचर। तो पांचवी चीज़ ऐसा बताया जाता था कि इन सब चीज़ों को चलाती है, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं भगवान के हाथ से या नेचर से चलती हैं। तो क्विंट एसेंशियल का मतलब है पांचवी वो सबसे जरूरी चीज़, या यूं कह दें द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। आई बात समझ में? पांचवी चीज को यानी हैंड ऑफ द गॉड को सबसे प्योर बताया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाता था। तो किसी भी चीज की प्योरेस्ट फॉर्म को या परफेक्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं क्विंट एसेंशियल। मैं इस वर्ड को आपको यूज भी करके दिखाता हूं। बिल्कुल लॉजिक से सीखना है, याद नहीं करना है, मतलब रटना नहीं है, इसको बिना रटे सीखना है। मान लीजिए इस वर्ड को मैं ऐसा लिखना चाहूं, रोटी एंड दाल आर द क्विंटेसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट। दाल रोटी जो है परफेक्ट एग्जाम्पल वाला पार्ट है, हिस्सा है इंडियंस की डाइट का,
है ना, दाल रोटी सब खाते हैं, या अगर खाते नहीं है तो कभी ना कभी खाया होगा। समझते हैं ना मीनिंग इसका, सब लोग समझते हैं इंडिया में दाल रोटी क्या होता है। तो दाल रोटी एंड आर द क्विंट इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट्स। ये प्योरेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन डाइट का और परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को क्विंट इसेंशियल को यूज करते हैं। चलिए, बहुत सारी वोकैब आपने सीखी है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है जी, चाइना अ फॉर्मिडेबल जियोपॉलिटिकल फोर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी continues to wield substantial influence despite indications of economic deceleration। कह रहे जो चाइना है, जो एक फॉर्मिडेबल जियोपॉलिटिकल फोर्स है, ऐसी जियोपॉलिटिकल फोर्स है जो फॉर्मिडेबल है, जो इंटिमिडेटिंग है, डराने वाली है, बड़ी जो है मजबूत है, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बहुत नज़दीकी में है, सराउंडिंग में है। प्रॉक्सिमिटी यानी नज़दीकी। कह रहे ये चाइना जारी है वील्ड करना बहुत सारे इन्फ्लुएंस को। वील्ड करने का मतलब होता है किसी पावर को अपने हाथ में रखना और उसको दिखाना और यूज करना। आपके पास कोई वेपन है, कोई लाठी है, कोई इन्फ्लुएंस है, तो चाइना भी अपने पास रखता है और दिखाता है बहुत बड़े इन्फ्लुएंस को, दबदबे को, बावजूद ऐसी इंडिकेशंस के जो है इकोनॉमिक डिसरेल्यूशन की, इसके आर्थिक रूप से धीमे पड़ जाने की। डिसेलरेशन यानी चीज़ों का धीमा पड़ना, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। तो चाइना आर्थिक तौर पे चाहे कितना भी कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन आज भी इंडिया का 4 से 5 गुना जीडीपी रखता है चाइना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए तो काफ़ी पावरफुल कंट्री रहेगा। चाइना की वो है कंटिन्यूस, है ना। प्रॉक्सिमिटी यानी नज़दीकी, फॉर्मिडेबल मैंने आपको समझा दिया अभी, जो बड़ा ही मजबूत हो, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आपको डर लगे ऐसी चीज़ से, वो आपके लिए फॉर्मिडेबल या चैलेंजिंग या इंटिमिडेटिंग होगी। वील्ड करना, किसी पावर को अपने पास रखना और दिखाना, सब्सटेंशियल यानी बहुत बड़ा। कह रहा है जी, रिनाउंड चाइना एक्सपर्ट रिचर्ड मैकग्रेगर recently underscored this reality, emphasizing that while China's economic momentum may wane, it remains the linchpin of global manufacturing। कह रहे जी, जाने माने चाइना एक्सपर्ट जो हैं रिचर्ड मैकग्रेगर, रिनाउंड का मतलब है जाने माने, जिनको सभी जानते हैं। कह रहे इन्होंने रिसेंटली अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया, एम्फसाइज किया इसी हकीकत को, इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने जोर देके बताया। और कह रहे कैसे, एम्फसाइज करते हुए, जोर देते हुए इस बात पे दैट कि ये कि चाहे चाइना का इकोनॉमिक मोमेंटम वेन कर गया हो, धीमा पड़ गया हो, चाहे चाइना आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा हो, वहीं अभी भी ये बना हुआ है लिंच पिन यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आधार या फाउंडेशन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का। आई बात समझ में, कितना भी कमजोर पड़ जाए, लेकिन दुनिया की 1/3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है आज भी। ये लिंच पिन है मैन्युफैक्चरिंग का। और कैसे है ये, इंश्योरिंग इट्स एंड्यूरिंग स्टेटस एज अ पिविटल प्लेयर इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए, पक्का करते हुए अपने बने रहने वाले, एंड्योर करने वाले स्टेटस को एक पिविटल प्लेयर के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर या के तौर पे इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो ये जो है रिचर्ड मैकग्रेगर का कहना है, चाइना के एक्सपर्ट हैं ये, चाइना स्पेशल हैं, चाइना के ऊपर जो है बताते हैं ये। मैकग्रेगर की वर्ब है अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। ठीक है, जब इन्होंने अंडरस्कोर किया तभी वो एम्फसाइज भी कर रहे थे इस बात को, इस बात पे जोर भी दे रहे थे। एम्फसाइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। रिचर्ड मैकग्रेगर ने अंडरस्कोर किया और उसी वक्त में कोमा लगा के वो एम्फसाइज भी कर रहे थे। दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बताया जाता है जब भी आपको दो काम एक साथ दिखाने हो। इकोनॉमिक मोमेंटम मतलब आर्थिक संवेग, इसकी वर्ब है मे वेन। वेन करना, चीज़ों का धीमा पड़ना, सबसाइड करना, टेपर ऑफ करना, पीटर आउट करना। इट की वर्ब है रिमेन्स। लिंच पिन का मतलब होता है आधार या फाउंडेशन, वो वाली पिन, वो वाली सुई जिसके ऊपर पूरा पहिया घूमता है किसी भी गाड़ी का, उसको बोलते हैं लिंच पिन। अगर वो पिन निकल जाए तो गाड़ी के पहिए निकल जाएंगे। समझ पाए ना। तो किसी भी चीज़ का जो आधार होता है, कॉर्नर स्टोन होता है, मेन स्टे होता है या की स्टोन होता है, उसको बोलते हैं लिंच पिन। चाइना आज भी लिंच पिन है दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग का। चलिए, इंड्योरिंग यानी बना रहने वाला, पिवटल यानी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंटल। चाइना एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है दुनिया भर के अंदरूनी और बाहरी मामलों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको सेकंड पैराग्राफ के बाद करवाता हूं। ठीक है, कह रहे जी, अमिडस्ट दिस इवॉल्विंग लैंडस्केप सेवरल की प्रोपोजिशंस मेरिट कंसीडरेशन इन शेपिंग अ रिवैम्प्ड पॉलिसी अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। कह रहा है जी, इस पूरे इवॉल्व करते हुए लैंडस्केप के बीचों बीच, लैंडस्केप यानी बैकग्राउंड, परिदृश्य, इवॉल्व करना यानी डेवलप करना, बदलना,
आगे पीछे होना, अमिस्ट का मतलब है बीचों बीच। तो इस पूरी चेंज होती ही तस्वीर के आगे पीछे होते हुए उसके बीचों बीच बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस जो हैं या प्रपोजल्स जो हैं वो मेरिट करते हैं या रिक्वायर करते हैं कंसीडरेशन को, और किस चीज़ में, शेप करने में, बनाने में, आकार देने में एक नई पॉलिसी को, रिवैम्प्ड पॉलिसी की अप्रोच को चाइना की तरफ। तो सब कुछ बदल रहा है, रोज कुछ नया हो जाता है चाइना के हिसाब से, है ना। चाइना को अगर देखें तो कई सारे ऐसे प्रोपोजिशंस हमारे पास हैं जो हमें सोचने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए एक नई पॉलिसी जब भी चाइना की तरफ भारत सरकार बनाए। अब वो प्रोपोजिशंस क्या है वो आगे दिखाएगा। प्रोपोजिशन यानी प्रपोजल या ऑफर, आइडिया या सजेशन, प्रोपोजिशन, है ना। मेरिट का मतलब होता है रिक्वायर करना, किसी चीज़ को जरूरी बनाना। सक्सेस मेरिट्स हार्डवर्क, सक्सेस जरूरी बनाती है हार्डवर्क को। आई बात समझ में? चलिए, रिवैम्प्ड का मतलब है नया, ओवरहोल्ड, रिनोवेटेड, है ना। किसी चीज़ का नया रूप होता है वो उसका रिवैम्प्ड रूप होता है। अब वो कौन कौन से प्रोपोजिशंस हैं भाई? कह रहा है जी, फॉर्मस द आर द रिकॉग्निशन दैट द बायलैटरल फ्रेमवर्क पेनस्टेकिंगली कंस्ट्रक्टेड सिंस 1988 अपीयर्स इररिपेरेबली फ्रैक्चर्ड। कह रहा है जी, सबसे आगे फॉरमोस्ट इन सभी प्रपोजिशंस में, सभी आइडियाज या प्रपोजल्स में, अमंग देम वो है ये रिकॉग्निशन, ये पहचान। कह रहा है जी, फॉरमोस्ट ये पहचान है, सबसे आगे ये रिकॉग्निशन है, ये प्रपोजल के तौर पे, दैट वो ये कि जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है इंडिया चाइना के बीच में, दो तरफा जो ढांचा बना हुआ था, बायलैटरल ढांचा जो था, जो पेनस्टेकिंगली कंस्ट्रक्टेड था, जो बड़ा पेन लेकर के कंस्ट्रक्ट किया गया था, बड़ी मेहनत के साथ में बनाया गया था। और कब से? सन 1988 से। कह रहा है वो ढांचा अब दिखाई देता है, अपीयर होता है। और क्या अपीयर होता है भाई? कि वो फ्रैक्चर हो चुका है, टूट चुका है, दरारें पड़ चुकी हैं उसमें, और कैसे? इररेपेरेबली, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये रिकॉग्निशन सबसे पहले भारत सरकार को लेनी है कि 1988 से जो अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई थी, दो तरफा, आपस में गोलीबारी ना करने की बॉर्डर पे, मारपीट ना करने की बॉर्डर पे, वो अंडरस्टैंडिंग अब टूट चुकी है। बहुत पेन लेकर के बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी, लेकिन आज उस अंडरस्टैंडिंग में फ्रैक्चर आ चुका है ना। और ये रिपेयर नहीं किया जा सकता, चाइना पे फिर से हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस समझे आप ये? चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट है रिकॉग्निशन और वर्ब है इसकी आर, जो कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए इस। जब इस तरह के सेंटेंस हो, फॉरमोस्ट एक एडजेक्टिव है, मोस्ट भी तो एक एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज करते हो, एडवर्ब भी तो होता है ना। तो फॉरमोस्ट एक एडजेक्टिव है, फॉरमोस्ट यानी सबसे आगे। अमंग देम, अमंग प्रेपोजिशन, देम इसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो रिकॉग्निशन इस वर्ब के बाद रखा हुआ है। समझ पाए? तो ये जो पहचान है इस चीज की, ये सबसे आगे है। इस पहचान को पहचानना भारत सरकार के लिए सबसे जरूरी चीज है कि चाइना अब आपका दोस्त नहीं रहा। तो रिकॉग्निशन की वर्ब टेक्निकली यहां पे होनी चाहिए यस। चलिए, बायलैटरल फ्रेमवर्क, दो तरफा ढांचा, इसकी वर्ब है अपीयर्स। पेनस्टेकिंगली मतलब ऐसी चीज को, ऐसी चीज जिसको आपने बहुत पेन को स्टेक करके बनाया है, बहुत दर्द को दांव पे रख करके बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। इसको मेटिकुलसली, आर्डेंटली, केयरफुली या डिलीजेंटली भी बोलते हैं। इरिपेरेबली मतलब जिसको रिपेयर ना किया जा सके, फ्रैक्चर्ड यानी टूटा हुआ, स्प्लिंटर्ड या फ्रेगमेंटेड। कह रहा है दिस रप्चर स्टेम्स फ्रॉम चाइनाज फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है ये रप्चर जो है स्टेम फ्रॉम करती है। देखिए, रप्चर और फ्रैक्चर दोनों का मतलब एक है, खाई या दरार, डिवीजन, स्प्लिट। कह रहा है ये डिवीजन या खाई जो है निकल करके आती है, स्टेम फ्रॉम होती है चाइना के खुलेआम डिसरिगार्ड से। फ्लैग्रेंट मतलब खुलेआम होने वाली चीज, ब्लेटेंट होने वाली चीज, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो बिना शर्म के। तो कह रहे हैं ये खाई जो है ये निकल करके आई, स्टेम फ्रॉम हुई, ओरिजिनेट फ्रॉम हुई इस खुलेआम डिसरिगार्ड से चाइना के। और डिसरिगार्ड किसके लिए? डिसरिगार्ड है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या थी? कह रहा है दैट प्रिक्लूड्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ कोअर्सिव मेजर्स टू ऑल्टर जियोपॉलिटिकल रियलिटीज एंड द स्टेटस क्वो। कह रहा है ये वही अंडरस्टैंडिंग थी जो प्रिक्लूड करती है, जो पहले से ही एक्सक्लूड करती है। प्रिक्लूड करना यानी किसी चीज को पूरी तरीके से एडवांस में ही एक्सक्लूड कर देना, पॉसिबिलिटी से बाहर कर देना। कह रहा है ये वही अंडरस्टैंडिंग थी जो बाहर निकाल देती है सीन से डिप्लॉयमेंट को या इस्तेमाल को, कोअर्सिव मेजर्स के, दबाव में लाने वाले कदमों के। और क्यों? बदलने के लिए, ऑल्टर करने के लिए हकीकत को, जियोपॉलिटिकल रियलिटी को और यथास्थिति को यानी स्टेटस को। मीनिंग समझे आप? दोनों कंट्रीज की एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कोई भी कोअर्सिव मेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बॉर्डर पे,
कोई बंदूक नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी, चक्कू नहीं चलेगा, हथियार नहीं चलेगा, लड़ाई नहीं होगी, और हम स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे, जियो पॉलिटिकल रियलिटी वैसी ही रहेगी, आप अपनी तरफ हम हमारी तरफ, आप हमारे बॉर्डर में नहीं हम आपके बॉर्डर में नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है कि कोई भी किसी ऐसे मेजर का इस्तेमाल नहीं होगा, उसको हम प्रिक्लूड करते हैं, पहले से ही उसको ख़त्म कर देते हैं, सीन से बाहर कर देते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को चाइना ने डिसरिगार्ड किया है, चाइना ने इंडियन आर्मी पे हमला किया है सन 2020 में। तो यहीं से ये रप्चर जो है, खाई जो है निकल करके आई है। चाइना ने इस अंडरस्टैंडिंग को रिगार्ड करने से मना कर दिया। सेंटेंस का मीनिंग ऐसे निकलता है, ये जो अच्छे खतरनाक लेवल के सेंटेंसेस होते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है क्या बताना चाह रहा है सेंटेंस को समझने के लिए। रप्चर की वर्ब है स्टेम्स फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम करना, निकल करके आना, अपीयर फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, है ना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। दैट आई अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट की वर्ब है प्रिक्लूड्स। प्रिक्लूड करना यानी प्री प्लस में एक्सक्लूड करना, पहले से किसी चीज़ को रूल आउट कर देना, एक्सक्लूड कर देना एडवांस में कि ये तो हो ही नहीं सकता, बॉर्डर पे हम गोली तो चला ही नहीं सकते। तो ये आपने प्रिक्लूड किया हुआ था 1988 से 2020 के बीच में। कोअर्सिव यानी दबाव में डालने वाला, मेजर यानी कदम, स्टेटस को यानी यथास्थिति करंट सिचुएशन, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना, ट्वीक करना, फ्लैग्रेंट का मतलब है खुलेआम होने वाली चीज़, जनरली नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज होता है वर्ड, जो ब्लेटेंट हो, ऑब्वियस हो और नोटिसेबल हो। चलिए ये छोटा सा आर्टिकल आपने 15-20 मिनट में पढ़ लिया। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको देखते हैं, फिर अपने क्विज़ जो है क्विज क्वेश्चंस पे आएंगे। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना रिनाउन, ये वर्ड गलत यूज़ किया गया है हमने। क्यों? देखो दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये है, इंग्लिश में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनकी नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म आपको बड़ी अजीब सी देखने को मिलेगी, एक जैसी देखने को लगेगी लेकिन अलग अलग होगी। जैसे रिनाउन और रिनाउंड। रिनाउन का मतलब होता है फेम, प्रसिद्धि। फेम का मतलब समझते हैं ना आप, नाम, शोहरत, शोहरत बोल सकते हैं आप इसको, है ना। और रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, मशहूर। समझ पाए? रिनाउन एक नाउन है, रिनाउंड एक एडजेक्टिव है। तो अगर आपको यहां यूज करना था तो रिनाउन नहीं, रिनाउंड चाइना एक्सपर्ट, मशहूर चाइना के एक्सपर्ट। तो इस तरीके से इस वर्ड की सही फॉर्म आपको यूज करनी थी। वैसे एक वर्ड है क्रिपल। क्रिपल का मतलब है अपाहिज, या इसको बोल सकते हैं स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड, है ना। किसी इंसान के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अपने क्रिपल बोल सकते हैं, है ना, जिसको स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। लेकिन ये एक नाउन है। अगर आपको क्रिपल्ड नाम का एडजेक्टिव यूज करना हो इस वर्ड का, तो क्रिपल्ड लिखना पड़ेगा, पीछे ईडी लगेगा। वैसे फूल का मतलब होता है मूर्ख, लेकिन मूर्खता के लिए, मूर्खता पने के लिए आप फुलिश नाम का वर्ड यूज करेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में। तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखो और फिर सही वर्ड को यूज करो। अब देखो क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ क्रिपल्ड, ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। बावजूद एक क्रिपल्ड होने के, स्पेशली एबल्ड होने के, वो जाना जाता था, रिनाउंड था अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट्स के लिए, अपनी खास उपलब्धियों के लिए मैथमेटिक्स के डोमेन में। देखो यहाँ पे अ आर्टिकल का इस्तेमाल किया आपने, और आर्टिकल के बाद में आता है नाउन, और क्रिपल्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। आपको यहाँ पे नाउन यूज करना पड़ेगा, डिस्पाइट बीइंग अ क्रिपल। समझ पाए इस बात को? सही फॉर्म को यूज करना पड़ा क्योंकि आर्टिकल अ आ चुका है, उसके बाद एक नाउन आएगा। और देखो यहाँ पे वो मशहूर था, वो मशहूरी नहीं था, वो मशहूर था। ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट्स। समझ पाए ना? फेम और फेमस के बीच का फर्क तो समझते हो? फेम का मतलब है मशहूरी, फेमस का मतलब है मशहूर। तो वो आदमी मशहूरी था या मशहूर था? वही मशहूरी नहीं था, वो मशहूर था, रिनाउंड था वो, ही वॉज रिनाउंड। एक और सेंटेंस बनाते हैं, क्रिपल्ड इन एक्सीडेंट, ही गेन्ड रिनाउंड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। एक एक्सीडेंट में क्रिपल जो हो चुका था, कह रहा है ऐसे आदमी ने रिनाउंड को गेन किया या प्रसिद्धि को गेन किया, लोकप्रियता को गेन किया मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। देखो गेन वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि एक नाउन होगा। मशहूरी की बात हो रही है, फेम की बात हो रही है, उसने फेम को अचीव किया, तो रिनाउंड नाम के एडजेक्टिव को यूज ना करें, यहां नाउन को यूज करें। ठीक है? और यहां पे ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल यहां पे यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी एडजेक्टिव फॉर्म में। तो क्रिपल नहीं, क्रिपल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है? बहुत आसान है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता लग गया और वो सेंटेंस को ब्रेक करके समझ गया कि क्या चाहिए मुझे, वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, वो सही फॉर्म को यूज कर लेगा। तो 3 ही वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूं, स्पेशल वर्ड्स हैं, याद रखना। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। आपने आज तक सुना होगा कि एलवाई लगा करके आप एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन ये सच होता है तब जब आपके पास कोई एडजेक्टिव गिवन हो।
अगर नाउन के आगे एलवाई लगाओगे तो फिर एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव बनेगा। और ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एलवाई लगने पे आपको लगता है वो एडवर्ब होंगे, लेकिन वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे मैनली, मैनली मतलब जो मैन के जैसा हो। कावर्डली, जो डरपोक जैसा हो। कावर्डली नाम का वर्ड कोई एडवर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है, कावर्ड एक नाउन है। ठीक है। फादरली यानी फादर के जैसा हो, फादर से फादरली, ब्रदर से ब्रदरली, फ्रेंड से फ्रेंडली, फ्रेंड के जैसा हो, हेवन से हेवनली, जो स्वर्ग जैसा हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स एलवाई लग करके एडजेक्टिव बन रहे हैं, इनको एडवर्ब की जगह यूज नहीं करना है। अगर एडवर्ब की तरह एग्जामिनर आपको यूज करके दे इन वर्ड्स को, तो आपको इन वर्ड्स को चेंज करना है इस फ्रेज में, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ मैनली मैनर, इन अ ह्यूमनली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ मदरली मैनर। ठीक है, यूज करके दिखाता हूं, सेंटेंस बना के दिखाता हूं। अ कावर्ड पर्सन वुड नेवर ट्रीट हिज एनिमीज ह्यूमनली। एक डरपोक आदमी कभी भी अपने दुश्मन को इंसानियत से ट्रीट नहीं करेगा। जो आदमी खुद डरपोक है उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी होगी, मौका पड़ने पे वो चौका मारेगा, अपने एनिमी को कभी भी इंसानियत नहीं दिखाएगा। देखो, पर्सन एक नाउन है, इससे पहले चाहिए एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बनेगा कावर्ड नहीं बल्कि कावर्डली। कावर्ड तो एक नाउन है, तो कावर्डली पर्सन लिखोगे तब ये सेंटेंस आपका सही होगा, अ कावर्डली पर्सन। और यहां पे जो ह्यूमनली लिखा है इसका मतलब है मानवीय तौर पे, मानवीय तरीके से, ह्यूमन की तरह। तो ह्यूमनली एक एडवर्ब की तरह यूज करना है आपको। वो ट्रीट नहीं करता है इंसान के जैसे अपने एनिमीज को, इंसान के जैसे। तो ह्यूमनली जो है, ह्यूमनली एक एडजेक्टिव है, इसकी एडवर्ब फॉर्म चाहिए आपको। एडवर्ब फॉर्म बनेगी इन अ ह्यूमनली मैनर। ठीक है, ह्यूमनली का मतलब होता है इंसान जैसा, लेकिन आपको एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, इंसान के तरह से। तो इंसान जैसा वाला एडजेक्टिव ना यूज करके इन अ ह्यूमनली मैनर नाम की एडवर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। शी ग्रीटेड एवरीवन फ्रेंडली, अप्रोचिंग ईच इंटरेक्शन वर्डली। उसने ग्रीट किया हर आदमी को फ्रेंडली यानी दोस्ताने तरीके से, अप्रोच करते हुए हर इंटरेक्शन को दुनियावी तरीके से, वर्डली। वर्डली मतलब जो वर्ड में सही सही लगे, है ना, जो आप थोड़ा सा शिष्टाचार दिखाते हो, एटिकेट्स दिखाते हो, स्माइल देते हो, हैंडशेक करते हो सबसे, चाहो या ना चाहो, तो ये जो आप सारी फॉर्मेलिटीज करते हो ये वर्डली फॉर्मेलिटीज है। तो उसने सबको फ्रेंडली ट्रीट किया फॉर्मेलिटीज के साथ में। ट्रीट नाम की वर्ब के लिए या ग्रीट नाम की वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए जो कि फ्रेंडली नाम का एडजेक्टिव नहीं कर सकता। तो आपको लिखना पड़ेगा शी ग्रीटेड एवरीवन, एवरीवन इन अ फ्रेंडली मैनर। भाई कैसे ट्रीट किया? फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया, तो इन अ फ्रेंडली मैनर लिखना पड़ेगा। फ्रेंडली नाम के एडजेक्टिव से काम नहीं चलेगा। और हर इंटरेक्शन को कैसे अप्रोच किया? इन अ वर्डली मैनर, इन अ वर्डली मैनर। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम बार बार यूज कर रहे हैं, हाउ का रिप्लाई कर रही है वर्डली मैनर, मैनली मैनर, फ्रेंडली मैनर, है ना, इस तरीके से एडवर्ब चलेगी। चलिए, होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। काफी दिन बाद करवा रहा हूं, दोनों एक साथ सीख रहे हो, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा। कुछ कंफ्यूजन आई हो तो जरूर से बताना कमेंट्स में। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग किसी दिन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। रैप अप करेंगे क्लास को यहीं पे। कैसी लगी जरूर से बताना। सारे क्वेश्चंस फटाफट हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस मैंने अलग से इस पीडीएफ में ले लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस पैसेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या एबिलिटी है चाइना की जो इसको रेंडर करती है, बनाती है एक बहुत ही डराने वाली थ्रेट इंडिया के लिए? ऐसी कौन सी चीज है चाइना में जिसकी वजह से चाइना एक थ्रेट है भारत के लिए, और ऐसी थ्रेट है जो फॉर्मिडेबल है, जिससे हमें डर लगे देख करके? 5 ऑप्शंस हैं, सभी बच्चे इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे पहले। 5 सेकंड 10 सेकंड यहां पे पॉज करो, फिर मैं आपको आंसर करवाता हूं। ठीक है, खुद से पॉज करके पहले ट्राई देना इसको। देखो, चाइना के अंदर इस आर्टिकल में ये बताया गया है, वो हमारे लिए थ्रेट इसलिए है क्योंकि चाइना के पास ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है। समझ पाए? चाइना की ऑन गोइंग डाउन टर्न यानी मंदी जो है इकोनॉमी में, उससे हम नहीं डरते हैं। चाइना की मिलिट्री माइट और फायर पावर से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि आर्टिकल में कहीं मेंशन नहीं है। ना चाइना के उस अलायंस से डरते हैं, उस रिश्ते से डरते हैं जो पाकिस्तान से चाइना ने बनाया हुआ है, जो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करता है। हालांकि ये भी डरने वाली बात है, लेकिन आर्टिकल में नहीं लिखी गई। हमें आर्टिकल में बताया गया कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखता है, सप्लाई चेन्स को, मैन्युफैक्चरिंग चेन्स को डोमिनेट करता है, और यही हमारा सरदर्द है। ठीक है, तो सी आपका आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन में। सेकंड पे आओ। व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड रीसेंट टेंशंस इन चाइना इन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना? फंडामेंटल रीजन क्या है टेंशंस का इंडिया चाइना के बीच में? किस वजह से सारी टेंशंस पनपी हैं? 5 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट इनको देखो, खुद से ट्राई दो, वीडियो को पॉज करो। चलो,
होपफुली वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई दिया है। देखो फंडामेंटल रीजन जो है टेंशंस का वो ये है कि चाइना ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक कर दिया है एलएसी के ऊपर झगड़ा ना करने की। 1988 से दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि कोई वहां पे झगड़ा नहीं करेगा। इस बायलेटरल फ्रेमवर्क को चाइना ने तोड़ दिया है, डिसरिगार्ड दिखाया है। तो चाइना की इकोनॉमी हमारी टेंशन नहीं है या हमारी टेंशन का रीजन नहीं है। चाइना का जो डिसरिगार्ड है सीज फायर का बॉर्डर पे और उसके बाद आने वाला जो अटैक है इंडिया की सोवर्निटी पे, वो हमारे लिए फंडामेंटल रीजन है। तो इस जो सेंटेंस को जो हमने वहां पे लिखा था उसको हमने दूसरी लैंग्वेज में यहां पे लिखा है। वहां तो ये लिखा था फंडामेंटल डिसरिगार्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ जो है कोर्सिव मेजर्स। तो कोर्सिव मेजर्स क्या होते हैं? गोलीबारी, मार कुटाई। तो मार कुटाई जो है चाइना ने की है, उस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक किया है। बी हमारा आंसर है। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस जो है वो टेंशन का कारण नहीं है। चाइना का ताइवान पे जो अटैक है वो भी टेंशन का कारण नहीं है। चाइना का जो डेट ट्रैप है बीआरआई और सीपैक के तौर पे, वो भी सीधे सीधे हमारी टेंशन का कारण नहीं है रिलेशंस में। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चंस मेंस लेवल के थे। अगर खराब गलत हुए हो तो डरना नहीं है, गलत यहाँ गलत कर लो ताकि एग्जाम में गलत ना करना पड़े, वहां सही हो। अब कॉलम्स मैच करने हैं हमें, सब लोग खुद से ट्राई दे लो। मान लो पिवटल को इससे मैच करोगे, इसको इससे मैच करोगे, ऐसे मैच करवाना है आपको। चलो मैं मैच करवा रहा हूं, मैं पहले खुद से ट्राई दे लेना है ना। 3 से 10 ये कितने 7 क्वेश्चन हैं अपने पास। पिवटल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, है ना। पिवटल जुड़ेगा इंस्ट्रूमेंटल से। क्विंटेसेंशियल मतलब जो परफेक्ट एग्जाम्पल हो किसी चीज का, प्योरेस्ट फॉर्म हो, टिपिकल एग्जाम्पल हो, तो क्विंटेसेंशियल जुड़ जाएगा इससे। प्रिक्लूड मतलब शुरू में ही रूल आउट कर देना, पहले से ही सीन से बाहर कर देना, टू रूल समथिंग आउट स्पेशली इन एडवांस। वंस एवरी 2 ईयर्स यानी 2 साल में एक बार होने वाला, तो आप लगाएंगे इनियल को, बाय इनियल। फॉर्मिडेबल मतलब जो इतनी मजबूत हो जो आपको डरा दे, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आपको फियर इंस्पायर करे आप में, फॉर्मिडेबल। टेपर ऑफ करना, किसी चीज का धीमे धीमे कम होना, वेड होना, पीटर आउट होना, किसी चीज का धीमे धीमे सबसाइड होना, है ना। तो टेपर ऑफ और पीटर आउट एक ही बात है। जैसे मोमबत्ती में मोम खत्म होता है, तेल में दिया खत्म होता है, तो धीरे धीरे दिया बुझेगा, उसकी लो कम होती जाएगी। तो वो पीटर आउट हो रहा है, टेपर ऑफ हो रहा है, सबसाइड हो रहा है। अचानक से बंद नहीं होगा, धीरे 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 करके बंद होता जाएगा। लिंचपिन यानी की स्टोन, किसी चीज का फंडामेंटल आधार, इसको की स्टोन भी बोलते हैं। ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार हो रही है, तो यानी बाय एनुअल। ठीक है, बाय एनुअल। तो इस तरीके से आपको मैच करने थे। कितने मैच हुए, सही हुए बताना। इन सभी को आप 3 से 10 माने, 7 क्वेश्चन से, है ना, 7-8 क्वेश्चन थे। अब आ जाओ लास्ट के 4 क्वेश्चंस पे जो हैं बेस्ड ऑन एरर्स। ये क्वेश्चंस आपको मैं खुद सॉल्व करने को दे रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। क्रिपल वर्ड को देखना है, फिर कावर्डली वर्ड को देखना है, रिनॉन वर्ड को देखना है, और फिर आपको देखना है मैनली वर्ड को। 4 एरर्स मिलेंगी, सही तरीके से चारों वर्ड को यूज करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर रखें, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करें। आउट ऑफ 14 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। ठीक है, क्लास कैसी लगी, पूरी देखी और इंटरेस्टिंग लगी, कुछ मेंटल एक्सरसाइज हुई तो लिख करके बता दिया करो, सर पूरी देखी पीडी, इंटरेस्टिंग भी लगी तो पीडी आई। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल